स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। ठीक है, सभी को याद आ रहा है होमवर्क? किया सभी लोगों ने होमवर्क? ओके, ठीक है। सभी ने किया? ठीक है, सबमिट किया? सभी ने होमवर्क सबमिट किया? रूपाली मैम को सबमिट करना था। ठीक है, आपको ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी पे सभी को होमवर्क सबमिट करना था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बढ़िया है, सभी ने होमवर्क सबमिट किया है, बढ़िया है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए फिर। तो देखिए, टॉपिक को देखिए, टॉपिक का नाम है आज का शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। हमें लिक्विड ड्रॉप का शेप बताना है किसी भी सॉलिड सरफेस पे क्या होगा। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी ये डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो क्या क्या पता है आपको? अगर कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, वहां पे कितने सरफेसेस आ जाएंगे, कितने इंटरफेस आ जाएंगे? तो एक आ जाएगा एयर, दूसरा लिक्विड, और एक क्या आ जाएगा? सॉलिड। तो कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप एट इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट। ओके, यानी किसी सॉलिड के ऊपर आपने एक लिक्विड ड्रॉप रखा है, तो उसका क्या क्या शेप हो सकता है, वो सारे कॉम्बिनेशंस हमको यहां पढ़ना है। तो सबसे पहला काम हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने पेयर बनेंगे। तो ये एयर है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो सबसे पहला पेयर क्या बनेगा? एयर सॉलिड की बात कर लेते हैं। फिर मैं दूसरे पेयर की बात करूं तो दूसरा पेयर क्या होगा? सॉलिड लिक्विड हो सकता है। एक और पेयर की बात करते हैं तो एक पेयर और क्या बन सकता है यहाँ पे? एयर और लिक्विड। ऐसे तीन पेयर यहाँ पे पॉसिबल है। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया कि कितने पेयर बन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर की थी। फिर से एक बार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट हुआ है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब मैं T1 की बात कर रहा हूं। तो T1 किसके बीच का कांटेक्ट है? तो आप कहेंगे सर T1 ये आपका जो T1 है, मैं इसकी बात करूंगा। तो जो T1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो T1 का जो कांटेक्ट है किसके साथ में है? तो आप कहेंगे सर सॉलिड और लिक्विड के साथ कांटेक्ट है। यानी T1 बी द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जहां पे दो मीडियम अलग अलग हो रहे हैं, जहां पे दो मटेरियल अलग अलग हो रहे हैं। यहां पे एक लिक्विड है, यहां पे सर सॉलिड है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है, एक पढ़ा है आपने एयर मीडियम, और एक पढ़ा है आपने वाटर। इसी को आप रेयर कहते थे। मैं सिर्फ आपको इंटरफेस बता रहा हूं। इंटरफेस मतलब ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है। एक मीडियम ये, और ये डेंसर, सो मैं इसको मीडियम 2 कह देता हूं। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है? विच सेपरेट द टू मीडियम। ओके, तो इंटरफेस क्लियर है। तो इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को अलग करता हो, उसे हम इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस हमारे पास सॉलिड और लिक्विड है, और वैसे ही यहाँ पे हम देखें तो ये लिक्विड के साथ में एयर है। तो इस इंटरफेस को हम क्या कहेंगे? लिक्विड और एयर इंटरफेस। लिक्विड और एयर इंटरफेस। ओके, और ये वाला इंटरफेस क्या होगा? ये वाला सॉलिड के साथ में है, और एयर का इंटरफेस। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ओके, तो इस तरीके से हमारे पास तीन इंटरफेस आ रहे हैं। सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एयर, और लिक्विड एयर या फिर सॉलिड एयर। ऐसे कई सारे हैं, तीन है फिलहाल। तो कभी एंगल क्या बन सकता है? कभी सर एंगल यहाँ पे एक्यूट बन सकता है, यानी 90 डिग्री से क्या हो सकता है? कम। या फिर कभी एंगल ऑब्ट्यूज बन सकता है, यानी 90 डिग्री से क्या हो सकता है? थीटा आपका ज्यादा हो सकता है। तो ये कब होगा? सारी पॉसिबल केसेस हमें देखना है। उसको देखने के लिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी है। तो सभी लोग डायग्राम अच्छे से देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते। इस डायग्राम में जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो ये है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T3 cos थीटा है, क्योंकि ये एडजेसेंट है। अगर आपको ये कंपोनेंट में कोई दिक्कत है तो मैं आपको कंपोनेंट पहले बता देता हूं। ठीक है, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल T3 का।
T3 का एडजेसेंट होने के कारण यहाँ पे कॉस आएगा और किसका कंपोनेंट है ये T3 का है, सो T3 cos थीटा बचा क्या T3 sin थीटा। क्लियर है। इसी डायरेक्शन में आपने देखा T1 भी है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में T2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट वाला सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएगा प्लस, राइट वाला इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट वाले के। क्लियर हो गया सबको ये कैसे बनता है, सबको आइडिया आ गया ये कैसे बनता है, ठीक। ओके, तो यहां से हम cos थीटा निकाल लेते हैं। T2 माइनस क्या आ जाएगा T1 इक्वल टू T3 cos थीटा, और सबको पता है कि थीटा की वैल्यू को वेरी कर देंगे हम, तो यहां से हमें आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से एंगल एक्यूट होता है या फिर किस तरीके से वो ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, डन, क्लियर है। ओके, तो यहां पे आ गया आपका T2, तो यहां से इसको डिराइव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम अलग से मैं बना देता हूं एक बार और। यह आपका आ गया T1, यह आ गया आपका T3 cos थीटा, ठीक है, और ये आ गया आपका T2। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे हमें ये पता चलता है कि जो T2 है वो T3 cos थीटा और T1 के सम के बराबर है। यहां से अभी थोड़ी देर पहले मैंने T3 cos थीटा निकाला था। T3 cos थीटा क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, और हमें तो चाहिए cos थीटा बच्चों, cos थीटा ही मेन है हमारे लिए। इससे सारे शेप निकालने वाले, मैं ऑलरेडी आपको शेप के बारे में पढ़ा चुका हूं। T2 माइनस T1, क्या सभी को ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको ये फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम पता करेंगे कि वो शेप क्या हो सकता है। बट शेप के लिए आपको ये टेबल आना चाहिए। क्या सबको ये टेबल पता है, ठीक है, ये टेबल याद आ रहा है सबको, टेबल याद आ रहा है, ये टेबल याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी टेबल है। मैंने आपको शॉर्ट में अवेलेबल करा दिया, इसका मतलब ये है कि बहुत इजी कर दिया, और इतनी इजी चीजों को हमें फटाफट याद रखना चाहिए। ठीक है, सरफेस टेंशन लो, हाईएस्ट लो, ये सब सारी चीजें आपको पता है, राइज ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ लिक्विड, सारी चीजें। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपके पास फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T3। अब ध्यान देना, डायग्राम आपके सामने है। अगर मैं कहूं कि T2 बड़ा है, केस नंबर 1, काफी सारी केसेस पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे, तो सिंपल केस लेते हैं जहां पे सबको समझ में आ जाएगा। चलो बहुत इजी केस लेता हूं। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि T2 इक्वल टू T1 है, ठीक है, अगर T2 इक्वल टू T1 है बच्चों, मुझे बताओ cos थीटा कितना आएगा। cos थीटा कितना आएगा, 0। और cos में 0 कब आता है, 0 डिग्री में आता है कि 90 में आता है, बोले जल्दी से, सॉरी, जल्दी आना चाहिए सबको। ओके, वेरी गुड। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, ये एक एक्स्ट्रा केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको हम ज्यादातर डिटेल में नहीं पढ़ते, बट आती है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो केस नंबर 1 ये है, बट आपके सिलेबस में ये केस नहीं दिए, आपके सिलेबस में एक्यूट दिया है, ऑब्ट्यूज दिया है। ठीक है, तो जो सिलेबस में है वो स्टेप देखते हैं। ठीक है, मैं आपको वैल्यूज दूंगा, वहां से आपको आइडिया आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि T2 की वैल्यू ज्यादा है और T1 की वैल्यू कम है, यानी एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसा समझिए कि T2 की वैल्यू 10 है और T1 की वैल्यू 5 है, तो T2 तो बड़ा हुआ ना T1 से। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ऐसा है तो T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। अरे पॉजिटिव में आएगा ना आंसर, पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये आंसर तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर T2 बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में कब आती है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में कब आती है, सबको पता है नहीं ये, जब थीटा क्या हो, cos 01, cos 30 क्या होता है बच्चों, √3/2 यानी 0.8660, 45 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 हमें पता है 0.707 आ जाएगा, और ये क्या होता है 1/2, cos 60 1/2 होता है।
ये आ जाएगा 0.5। बोलने का मतलब cos थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल की बात चल रही। ठीक है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी ऐसा भी कह सकता हूं मैं। ठीक है, अगर ये cos थीटा बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि T2 माइनस T1 क्या होगा, लेस होगा T3 cos थीटा से। T3 cos थीटा, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर छोटी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, T3 cos थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डन, ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर थीटा इज एक्यूट, और इस डायग्राम में आपको यही दिख रहा है। केस नंबर 1, क्लियर हुई केस नंबर 1? किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए एक बार और बता देता हूं, ठीक है। थीटा तो समझ गया ना राधिका, थीटा समझ गया? ओके राधिका, आपको प्रॉब्लम है, एक बार वापस बता देता हूं। ये थीटा तो क्लियर हो गया, मैं इसको भी मिटा रहा हूं, लेकिन आपको ये पता चल गया ना, थीटा 90 से अगर कम रहता है तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं केस नंबर 1 को। अगर T2 की, अब ये वैल्यूज को थोड़ा समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूं और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो फिर यहां से हमको पता चलता है कि T2 माइनस T1 क्या आने वाला है, +8 मतलब पॉजिटिव 8 आने वाला है। मैं बस पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, आप पॉजिटिव को समझिएगा। जिनको पॉजिटिव वाली बात समझ गई वो समझ जाएंगे कि कैसे आ, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट है, अगर अगर T2 बड़ा है T1 से, इफ T2 ग्रेटर देन T1 एंड T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज लेस देन T3 cos थीटा, तब जाके cos थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, या फिर मैं ब्लैक स्क्रीन में बताता हूं आपको, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रफ वाली बातें चल रही है। ठीक है, मैं वैल्यूज लेता हूं ना, आपको वैल्यूज समझा देता हूं। चलो ब्लैक स्क्रीन पे देखो सभी लोग, ब्लैक स्क्रीन पे देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। T2, चलो फॉर्मूला क्लियर है पहले। अगर T2 आपका कितना है, T2 मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, और T1 क्या है, T1 क्या है, 2 है, ठीक है, और T3 भी बड़ा है, तभी तो पॉजिटिव आएगा, T3 छोटा थोड़ी ना कर सकते हम। तो T3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है मतलब इनसे आप पकड़ लीजिए, ये 10 2, इसको मैं ले लेता हूं 14, ओके, ऐसा कुछ हम वैल्यूज ले लेते हैं, इनसे बड़ा है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि इसका जो डिफरेंस है ये आएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। मुझे कॉस को पॉजिटिव लाना है, तो कॉस जब पॉजिटिव आता है तो फिर उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए ना। कॉस 30 क्या होता है, 1/2। क्या बात समझ में आ गई सबको? ये बच्चों क्या है, ये T3 है, ये क्या है मेरा, T2 माइनस T1 है। राधिका समझा अभी? कॉस 30 √3/2 होता है, वो सही बात है, कॉस 30 √3/2 होता है, ठीक है, साइन 30 1/2 होता है। तो ये हो गया मेरा, ये यहां से आपको क्लिक करना पड़ेगा कि ये क्या वैल्यू है, ये 1.732 है और ये डिवाइड बाय 2 है। क्लियर? केस समझ में आ गई? ये केस आपको समझ गई होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो T2 माइनस T1 छोटा है और T3 बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे सर कि जो कॉस की वैल्यू आती है ये पॉजिटिव में आती है, ये पॉजिटिव में आता है। तो ये अगर पॉजिटिव आता है तो एक्यूट एंगल, समझ गया? एक्यूट मतलब
90 से थीटा का कम होना। अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ब्लैक स्क्रीन का यूज भी कर लिए, और ज्यादातर चीजें आपको ब्लैक स्क्रीन में बहुत जल्दी समझ जाती। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। और केस नंबर 2 भी आप ब्लैक स्क्रीन पे आप देख लो, सबको समझ गया केस नंबर 1? ये है केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 ये है। अब केस नंबर 2 देख लो, वैसे ही केस नंबर 2 रहेगा, बस मैं वैल्यूज के साथ समझा रहा हूं, तो शायद जल्दी समझ जाए आप। चलो अब मुझे आप बताएंगे, छोटी सी बात पूछ रहा हूं, कॉस थीटा इज निगेटिव कब होता है? when theta is greater than 90 degree. Theta is greater than 90 डिग्री। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक, ओके। अब ध्यान देना, ये तो सबको पता है, cos थीटा इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो cos कब कब 90 होता है, पहले ये बता दो, पहले ये बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वैल्यू याद होनी चाहिए, सबसे इजी वाली, cos 180 डिग्री याद होता है। cos 0 + 1, cos 180 -1। और बोलो, ये तो इजी है ना, ये तो पता है आपको, cos 180 -1 होता है। और cos की वैल्यू माइनस में कब आती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आती है ना। cos 120 डिग्री बोलो कितना होता है? cos 120 डिग्री, जल्दी बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, cos 120 डिग्री, ये पता है 120 कैसे निकालते हैं? cos 120 डिग्री बोलो जल्दी से, आना चाहिए सबको। 30 + 90, सर cos 30 कितना होता है? cos 30 सबको पता है, कितना बच्चों? √3/2, ठीक है, ओके, ओके। तो यहां पे आपको मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पे बताता हूं, cos थीटा आपने जो पढ़ा है, वो पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है बच्चों? T2 - T1/T3। तो बच्चों मैं जो पूछ रहा हूं वो आप बताइएगा, क्या ये T3 है? क्या ये T3 है? हाँ सर, ये T3 है, बट माइनस लाना है आपको, माइनस लाना है। एग्जाम्पल देता हूं, देखो आप एग्जाम्पल देखो, जल्दी समझेगा आप। अगर मैं माइनस लाना चाहता हूं तो कौन सा बड़ा होना चाहिए, आप मुझे बताओ, क्या बड़ा ले? जल्दी बोलो, आप बोलो, क्या माइनस लाना? मुझे यही वैल्यू लाना है, चलो यही लाना चाहता हूं, ये 120 डिग्री लाना, मतलब -1/2 लाना। तो आप बोलेंगे सर ऐसा है तो फिर T1 को बड़ा ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 4 ले लो। तो T1 मतलब T2 माइनस T1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा। तो केस नंबर 2 क्या बोलती है? केस नंबर 2 ये बोलती है कि T2 - T1 नेगेटिव आना चाहिए, कब? कब? जब सर T1 बड़ा होगा, यहाँ पे T1 बड़ा है ना बच्चों, तो T1 बड़ा है, T2 छोटा है, सब्ट्रैक्ट करके माइनस में मिलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो T1 बड़ा, T2 छोटा। और भी है यहाँ पे, रुको जरा और देखो। तो सब्ट्रैक्शन देख लिया आपने, यहाँ पे आपको पता चल गया कि सर यहाँ पे T2 नहीं सर T1 बड़ा है, ठीक है। तो T1 बड़ा है, और एक चीज, क्या T3 बड़ा है क्या सबसे? क्या इनके डिफरेंस से ये बड़ा है? हाँ सर, इनके डिफरेंस से भी ये बड़ा है। सो T1 - T2 से भी बड़ा है कौन सर? T3। Therefore cos theta is negative and theta is obtuse angle। किसी को डाउट होगा? अभी आप पूछ सकते हैं, मैंने सारी चीजें एग्जाम्पल एक वैल्यूज लेके बता दी है, अब इस मैथमेटिकल वैल्यू को समझिए। चलिए, ये केस बाद में आने वाली थी, आपने अभी ही पूछ लिया, कोई बात नहीं। अभी क्या पढ़ रहे थे हम? केस नंबर 1 पढ़ रहे थे ना। वैल्यूज वगैरह मैंने आपको बता दी, अभी वैल्यूज वगैरह नहीं, अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको समझ गया ना, वैल्यूज से निकालना पड़ता है, आप वैल्यू को समझिए, बिना वैल्यू के ऐसा कुछ नहीं करते हम। तो क्या क्या कर लिया हमने, ये केस में क्या करना है, हमें T2 को बड़ा लेना है, सबसे पहले हमें बनाना है इसको एक्यूट, केस नंबर 1। और केस नंबर 2 रहेगी आपकी ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज यानी थीटा आपका 90 से ज्यादा होना चाहिए, और एक्यूट में थीटा 90 से कम होना चाहिए।
तो थीटा 90 मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा और ऑब्ट्यूज मतलब कॉस थीटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। चलो ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कॉस थीटा के साथ। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बता दिया, उस बारे में अभी डिटेल में हम नहीं देखने वाले। ये फॉर्मूला अभी भी फिर से लिख के देता हूं मैं, बाद में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूं। अभी इसको मैंने प्रूफ भी नहीं किया है, तो अभी एक्सप्लेनेशन करके कोई फायदा नहीं है। अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं इसको, सिर्फ बता रहा हूं कि इसका यूज कर सकते हो आगे जाके सरफेस टेंशन के साथ, ठीक है। तो T2 बड़ा है, T1 छोटा है, और T3 हमेशा बड़ा रहेगा। फिर से एक बार सुन लो ध्यान से, T3 या तो बड़ा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, तो हमेशा T3 को बड़ा रखना, तभी केसेस पॉसिबल है। क्वेश्चन पेपर में आज तक आया नहीं है ये, लेकिन याद रखिए आएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन में लाएगा। तो cos थीटा अगर ये ऐसा है तो cos थीटा पॉजिटिव, देयरफॉर थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, ठीक है, यानी थीटा 90 डिग्री से क्या रहेगा, कम। केस नंबर 1। केस नंबर 2 हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। केस नंबर 3 आपने पहले ही पूछ लिया, उसको मैं बाद में ही लिखूंगा। तो अगर ऐसा है तो टी, अब देखो बार बार मैं एक चीज आपको बताते जा रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, लेकिन कभी भी आपका T3 छोटा नहीं होना चाहिए। इसको मैं रेड से लिख देता हूं, ये जरूरी चीज है। T3 को कोई भी भूल के छोटा मत करना, T3 कभी भी छोटा लेना नहीं। ओके ओके, तो कौन बड़ा है, T1 बड़ा है इस बार, और ठीक है। तो बताइए क्या आएगा cos थीटा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन, अभी तक इतने सारे कैलकुलेशन मैंने करके बताए हैं, तो cos थीटा नेगेटिव आएगा, यानी थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज। ये ऑब्ट्यूज और एक्यूट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, मैंने टेबल में डिफरेंशिएट किया था। और ऑब्ट्यूज एंगल आता है मर्क्यूरी के लिए, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल किसके लिए आता है बच्चों, मर्क्यूरी के लिए। क्लियर है सबको ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। और लास्ट केस जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछी थी, वो केस की बात करता हूं। अगर अच्छा इक्वल कर लेते, इक्वल वाला तो रह गया ना, इक्वल कर लेते एक बार। T2 माइनस T1, चलो ठीक है सर, ये ऐसा है, ये इसके बराबर हो जाए तो क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी से क्या होगा। ये इसके बराबर हो तो क्या होगा, T3 कैंसिल, तो cos थीटा कितना आएगा, अगर ये कैंसिल हो जाए तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा पॉजिटिव 1 आएगा। और अगर cos थीटा पॉजिटिव 1 आता है तो थीटा नियरली इक्वल टू क्या होगा, 0। नियरली क्या, एग्जैक्ट 0 लेता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। और अगर थीटा 0 है तो कोई मुझे बताएगा कौन सी केस पढ़ के रखी है आपने, याद करो ये केस, ये केस याद आया, याद आ गया, थीटा 0, यही है वो केस जो बहुत इंपॉर्टेंट केस थी। मैंने आपको बोला था कि ये टेबल में रखो इसको, अच्छे से बढ़िया टेबुलर फॉर्मेट में बना के रखो, बहुत काम आने वाली चीजें। तो आज उसका कंप्लीट हो रहा है जितना भी टॉपिक था। और लास्ट केस और इंपॉर्टेंट केस, मैं इसको 5 स्टार लगाता हूं, बहुत जरूरी केस है ये केस, आप लोगों ने बहुत जल्दी पूछ ली, ठीक है। एक बार और स्लाइड देखना है, ठीक है, एक सेकेंड देखो। अब लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, शायद लास्ट लेक्चर में आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम था काफी ज्यादा, सॉरी लाइट चली गई थी, है ना, लाइट चले जाने की वजह से इसका स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं हो पाया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसकी नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ओके, केस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी केस है। अगर सर, अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, सब उल्टा पुल्टा हो जाए, तो क्या होगा। एक और केस होती है आपके इसमें, T2 को बड़ा कर दो, T1 प्लस T3 कर दो, तो ऐसे केस में cos थीटा क्या होता है, 1 होता है, एक से ज्यादा होता है। मुझे बताओ
कॉस थीटा 1 से कभी ज्यादा हो सकता है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 मतलब 0 डिग्री पे आता है और कॉस की मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पे आती है, यानी 0 होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूं, यानी ऐसी केस कभी पॉसिबल नहीं है। यानी ठीक है। और जिनको भी लगता है कि कॉस की वैल्यू -1 ले सकते हैं, नहीं, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और कॉस की मिनिमम वैल्यू 0। याद रखिए साइन का भी वैसे ही होता है, देखो ब्लैक स्क्रीन पर, साइन मैक्सिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम 1, ठीक है, मैक्सिमम 1, ठीक है। पहला कहां पे होता है, कहां पे होता है, एट थीटा 90 डिग्री पे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये वैल्यू मिनिमम है एट, मिनिमम एट बोलो 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। समझ गया? उसी तरीके से कॉस का भी रहता है। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पे पढ़ा होगा, हम नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूं। कॉस की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, तो आपने पढ़ा है मैक्सिमा यानी क्या 1 और मिनिमा यानी क्या 0, एट थीटा 0 डिग्री, एट थीटा 90 डिग्री, ये आपस में वाइस वर्सा है। क्लियर है? संपदा क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप लोग, आपको काम आएगा आगे जाके, फिजिक्स में काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा, ये बेसिक है। तो जो लोगों को भी लगता है कि सर कॉस की वैल्यू -1 मिनिमम ले सकते हैं क्या बच्चों, नहीं ले सकते, कॉस की मिनिमम वैल्यू को 0 लेना पड़ता है, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन यहां से क्या निकल के आता है, फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, देयरफॉर लिक्विड लिक्विड स्प्रेड ओवर द सॉलिड सरफेस, लिक्विड क्या हो जाएगा, वो सॉलिड सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड, and the drop will not form, and the drop will not form. Done? तो ये था आज का टॉपिक आपका। एक टॉपिक और है, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, और ये टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जो मैं टॉपिक अभी आपको दिखा रहा हूं, इस टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इस साल अपडेटेड सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो वहां पे कोई न्यूमेरिकल नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। याद करो, सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे आता है माइनस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। कहां पे 11 स्टैंडर्ड में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, वहां पे काम आता है। सरफेस टेंशन में तो आता ही आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके ऊपर के फॉर्मूले हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें अल्फा का नाम होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका यूनिट होता है 1/डिग्री सेल्सियस और 1/डिग्री केल्विन, ठीक है, 1/डिग्री सेल्सियस या तो 1/केल्विन। क्लियर है? तो टेंशन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगा। याद रखो, मैंने इसके लिए एक टेबल पढ़ा के रखा ना आपको, वो टेबल किस दिन काम आएगा, याद करो, वो टेबल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अरे एमसीक्यूज आता है पेपर में, इसीलिए तो टेबल बना के दिया था मैंने आपको। टेबल इसीलिए बनाया था कि आप काम आ जाए, तो काम आता है टेबल। याद रखो, ये टेबल अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपको नहीं पता है, तो फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। पूरे चैप्टर की समरी हमने रखी थी यहाँ। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था, इस साल नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे न्यूमेरिकल आ चुके हैं। तो क्लियर है यहाँ पे सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, याद रहेगा सबको। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर and density is directly proportional to surface tension.
पढ़ा होगा आपने ये 10th स्टैंडर्ड में, डेंसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। ये आपने कहां पढ़ा होगा? आई थिंक आपने पढ़ा होगा इसको मिराज इफेक्ट में, लाइट में पढ़ा होगा, लाइट में। विंटर, समर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है, याद करो बच्चों जल्दी से। समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात के समय क्लाउड क्या होता है? एकदम क्लियर होता है, जो स्काई होता है पूरा क्लियर होता है। और ठंडी की बात करते हैं, ठंडी में टेम्परेचर सर कम होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंस होता है। मॉर्निंग काफी डेंस होती है, पता है आपको? तो यही तो आपने पढ़ के रखा है और वही बात फिर से हम कर रहे हैं। यानी सर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, इतना इजी था। लाइट में भी काम आता है, साउंड में भी काम आता है और इस चैप्टर में भी काम आता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एक्स्ट्रा। काम आएगा बच्चों, लाइट का टॉपिक आपने पढ़ा ना, वहां पे काम आता है। ठीक है, बाकी चीजें लाइट की जब आएगी तब मैं वापस रिकॉल करवाऊंगा आपको और बताऊंगा कि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा रहने देते हैं, आपका ये होमवर्क बना देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में इसका फॉर्मूला ही नहीं है। तो फिर इसके ऊपर क्या करना है? आपको होमवर्क करना है। ये जितना भी मैं आपको दे रहा हूं ये सारी चीजें आप अपने कॉपी में लिखेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूं उसको ट्राई करेंगे। ये सब आपका होमवर्क है। उसका रीजन है इस साल के सिलेबस में ये फॉर्मूला नहीं है। आप देख सकते हो मार्च 13 में आ चुका है, मार्च 13 में आया है, लेकिन अपडेटेड सिलेबस में इसको रिड्यूस करवा दिया गया है। देखो मार्च 15 में आया है लेकिन सिलेबस में रिड्यूस कर दिया है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क ट्राई जरूर करना। कोई डाउट है तो कल जरूर पूछिए। ठीक है, 13 में आया। बाकी ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, यानी कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक का नाम है लैपलास लॉ और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।